आदाब नाजरीन, मैं शेख नौमान, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने बताया है कि एआईसीसी ने 16 सितंबर को हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC का इजलास मुनक़्क़िद करने का फैसला किया। 17 सितंबर को कांग्रेस पार्टी के रियासती सदूर CLP कायदीन और पार्लिमानी पार्टी कायदीन के साथ CWC अरकान की मीटिंग होगी और उसी शाम हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कौमी कायदीन मौजूद होंगे। इस इजलास में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर भी मौजूद रहेंगे। तेलंगाना के वज़ीर IT KTR ने कहा है कि बिजली की कमी वाली ज़्यादातर रियासतें डबल इंजन वाली हैं, बकिया कांग्रेस की ज़ेर क़यादत इत्तेहादी हुकूमतें हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना, जिसको साल 2013-14 में बिजली की कमी वाली रियासत के तौर पर पेश किया गया था, न सिर्फ फाजिल बिजली वाली वाहिद रियासत है बल्कि ये किसी भी रियासत में सबसे ज़्यादा फीकस खपत वाली रियासत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो किसानों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई करती है। तरक्की का तेलंगाना मॉडल बकिया मुल्क के लिए रोल मॉडल है। साथ ही KTR ने बिजली की कमी वाली रियासतों का जदोल भी पोस्ट किया। वायएसआर तेलंगाना पार्टी की लीडर वाय शर्मिला की कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के चंद दिन बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वज़ीर रेणुका चौधरी ने पालेर असेंबली से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर असेंबली लड़ने के शर्मिला के मंसूबे की मुखालिफत की। रेणुका चौधरी ने सवाल किया कि आंध्र प्रदेश के कायदीन तेलंगाना में क्या कर रहे हैं? क्या शर्मिला पालेर में पैदा हुई थी? शर्मिला कौन है कहने वाली कि वो पालेर से इलेक्शन लड़ेंगी? हमारी क़ियादत को हमें बताना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि शर्मिला को अमरावती के किसानों के बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी मुतालबा कर सकते हैं क्योंकि मुतालबा करने पर कोई टैक्स नहीं है बल्कि अहलियत है। शर्मिला के उस बयान पर कि वो तेलंगाना की बहू है, रेणुका चौधरी ने रिमार्क किया कि वो खुद ज़िले खम्मम की बेटी हैं और उनके अपने ख्यालात हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या शर्मिला को इतने सालों बाद एहसास हुआ कि वो तेलंगाना की बहू है। दक्कन प्लाजा के ज़ेर एहतमाम 97वां मेगा जॉब मेले का ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल मासाब टैंक पर 5 सितंबर सुबह 8 बजे तक दोपहर 2 बजे तक मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, IT, बैंक्स, लॉजिस्टिक, सॉफ्टवेयर, नर्सेस, ऑटोमोबाइल, फार्मेसी, टीचर्स, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, होटल जॉब्स, सेल्स, ड्राइवर जॉब्स, सिविल इंजीनियर जॉब्स, मैकेनिकल इंजीनियर जॉब्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉब्स, अकाउंट जॉब और लिफ्ट टेक्नीशियन, इमिग्रेशन जॉब्स व दीगर तालीमी कोर्सेज पर मुश्तमिल बेरोजगार नौजवानों को उसूल रोजगार से मरबूत किया जा रहा है। स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस की टीम तालीम याफ्ता नौजवानों से इस जॉब मेले में शिरकत करते हुए इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश करते हैं। साबिक हिंदुस्तानी हॉकी कप्तान परबोत टिर्की ने पीर को ओडिशा यूनिट हेडक्वार्टर में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और अगले साल असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर शरद पटनायक, रियासती इंचार्ज A चिल्ला कुमार और दीगर सीनियर लीडरों की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। साबिक हॉकी खिलाड़ी ने कबायली अक्सरियत वाले सुंदरगढ़ जिले के तलसारा हल्के से अगले असेंबली इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। अयोध्या में तमिलनाडु के वजीर आला के बेटे और DMK के पार्टी के लीडर उदयनिधि स्टालिन का पुतला नजरातिश किया गया। सनातन मजहब पर तबसरा को लेकर अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने उदयनिधि का पुतला जलाया। इस दौरान अलामती तौर पर उनका सर भी कलम किया गया। इस मौके पर परमहंस आचार्य ने कहा कि जो भी उदयनिधि का सर कलम करके लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन मजहब को मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह मुल्क से खत्म करने की बात कही थी, जिस पर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि आज मैं 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान करता हूं। जो DMK लीडर उदयनिधि का सर काट कर लाएगा उसे मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा। अगर कोई उसका सर नहीं लाया तो मैं खुद उसका सर कलम करने जाऊंगा। मैं तलवार तैयार कर ली है, मैं खुद रवाना होने वाला हूँ और उसका सर काटूंगा। गुज़िश्ता कई महीनों से तशद्दुद की आग में जल रहे मणिपुर में तशद्दुद और कशीदगी के हालात पर रिपोर्टिंग को लेकर मणिपुर हुकूमत ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई है। ये FIR 3 सहाफ़ी पर हुई है। ये तीनों ही सहाफ़ी हालिया नस्ली तशद्दुद की मीडिया रिपोर्ट्स को दिखाने के लिए मणिपुर गए थे। FIR में इल्ज़ाम लगाया गया है कि
EGI کی ٹیم کے ذریعے پیش کی گئی رپورٹ جھوٹی، من گھڑت اور اسپانسرڈ ہے۔ واضح ہے کہ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے ہفتے کے روز جاری منی پور رپورٹ میں کہا کہ اس بات کے واضح اشارے ہیں کہ نسلی تشدد کے دوران ریاست کی قیادت تفریق آمیز ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں اپنے نتائج مختصر میں ریاست کی قیادت پر کئی تبصرے کے درمیان کہا گیا ہے کہ اسے نسلی تشدد میں جانبداری سے بچنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایک جمہوری حکومت کی شکل میں اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہی۔ اسے پوری ریاست کی نمائندگی کرنی چاہیے تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ریاست کی حکومت جمہوری طریقے سے منتخب حکومت کی شکل میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پائی۔ ریاست اڈیشہ میں اندرون 2 گھنٹے 61,000 بجلیاں گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں، جس میں 12 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ اسپیشل ریلیف کمشنر ستیہ برتا ساہو نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں ہو رہی بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر بجلیاں گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہفتے کے دن 2 گھنٹوں کے اندر 61,000 بجلیاں گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں، جس میں 12 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 14 زخمی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 ستمبر تک یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ مزید بارش کی پیش قیاسی کے بعد بعض علاقوں میں یلو الرٹ کر دیا گیا جاری۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں حوثی باغیوں کے زیر قبضے گیس اسٹیشن میں اتوار کی رات دھماکہ ہوا۔ حکام اور عینی شاہدین نے بتایا کہ دھماکہ مفزیر گیس اسٹیشن پر ہوا، جو دارالحکومت کے شمال مشرقی علاقے میں الخرافی فوجی کیمپ کے سامنے واقع ہے۔ باغی حوثی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سول ڈیفنس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ فی الحال اس دھماکے کی وجہ سے کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ افغان طالبان کی اخلاقی پولیس نے موسیقی بجانے کے الزام میں 6 افراد کو حراست میں لے لیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ شمالی صوبے بلخ میں پیش آیا، جہاں ایک گھریلو نوعیت کی تقریب جاری تھی۔ طالبان کے ایک مقامی اہلکار کے مطابق ان افراد کو افغان شہر مزار شریف سے گرفتار کیا گیا، جہاں ایک گھریلو تقریب میں موسیقی بجائی جا رہی تھی۔ تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا گیا۔ طالبان حکومت موسیقی کے فروغ کو بدعنوانی کی ایک شکل قرار دیتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ موسیقی نوجوانوں کی گمراہی اور معاشرے کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ